तुम लोग कहाँ हो? वह एहतियातन पूछ बैठा था। यहाँ एक बड़ा सिलसिला है, टीलों और भूल भुलैयों का। इसके इख्तिताम पर मैं और हमारी टीम के 5 बंदे मौजूद हैं। सामने एक चटियल मैदान है और फिर कुछ फासले पर एक फ़ौजी बेस है। मेरे ख्याल में कोई गैर मुल्की बेस है ये। ब्रावो 1 फिक्रमंदी से बोला तो इसकी हंसी मज़ीद गहरी हो गई। ख्याल करना, ऊपर इनकी चौकी है, तुम लोग कभी भी इनकी नज़रों में आ सकते हो और मैं इस बेस के अंदर हूँ। वह मज़े से बोला। कमाल करते हो, तुम अंदर क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल में तो तुम रवि प्रसाद के पीछे नहीं भागे थे। ब्रावो 1 की आवाज़ में गुस्सा वो साफ महसूस कर सकता था। और सुनो तो सही, मैं अंदर हूँ और मेरे साथ रवि प्रसाद भी है। वो एक नज़र रवि प्रसाद के बेसुध वजूद को देखते हुए बोला। है वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? ब्रावो 1 मशकूक लहजे में बोला। इंटक फेल पड़ा हुआ है, सुबह से पहले इसे होश नहीं आना। अब मसला ये है कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? अंदर तो मैं एक मौजे के तहत दाखिल हो गया था, लेकिन अब अगर बाहर निकला तो फिर मेरा देख लिया जाना यकीनी बात है। वो फिक्रमंदी से बोला तो ब्रावो 1 एक लम्हे के लिए खामोश होकर रह गया। तुम्हें 1 मिनट सब्र करो, ड्रोन से लोकेशन का अच्छा व्यू मिल जाएगा। ब्रावो 1 ने इसे तसल्ली दी और फिर खामोशी छा गई। बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी, इसलिए ड्रोन काम नहीं कर रहा। तुम निकलने की कोशिश करो, अल्लाह मददगार है। ब्रावो 1 से केवल लहजे में बोला तो अल्लाह का नाम लेते हुए उठा और कमरे का बैरूनी दरवाज़ा खोलते हुए बाहर झांका तो इसे खुशगवार हैरत का एहसास हुआ। बाहर बर्फ़ानी तूफ़ान पूरे ज़ोर शोर से जारी था और यही बात इसके यहाँ से निकलने में सबसे बड़ी मददगार थी। तैयार हो जाओ, हमें एक लंबा सफ़र करना है। वो औरत की जानिब देखते हुए बोला तो वह सर हिला कर रह गई। अल्लाह का नाम लेते हुए इसने रवि प्रसाद का वजूद उठाया और कांधे पर दोबारा लादते हुए बाहर की जानिब पेशकदमी की। औरत इसके पीछे खामोशी से दरवाज़ा बंद करती हुई चल पड़ी। ठंड कड़ाके की थी, लेकिन इतना वज़न उठाकर चलने से इसे हल्के पसीने आना शुरू हो गए थे। वो मैदान जिसे वो आराम से उबूर कराया था, इस वज़न के साथ इसे किसी पुल सरात से कम नहीं लग रहा था, लेकिन एक लगन थी जो इसे आगे बढ़ने पर मजबूर किए जा रही थी। आधा घंटा चलने के बाद वो इस जगह पर पहुंच चुका था जहां से वो इस मैदान में दाखिल हुआ था। महफूज ठिकाना मुयसर आते इसने रवि प्रसाद के जिस्म को बेरहमी से ज़मीन पर पटक दिया और पत्थर के साथ टेक लगाते हुए लंबे लंबे सांस लेने लगा। कौन हो तुम? अब जो तन्हाई मुयसर आई तो औरत इसे गौर से देखते हुए बोली, अल्लाह का सिपाही। वो फूले तनफ़ुस के साथ बस इतना ही बोल पाया, वही जो हमेशा सही वक्त पर गलत जगह पहुंच जाता है। औरत मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वही। वो भी इसकी बात को समझते हुए मुस्कुराने लगा। पाकिस्तानी? औरत के लहजे में बेचैनी थी। जवाब में वो सर हिला कर रह गया तो इसे फ़ौरन ही औरत की निगाहों में अपने लिए इज़्ज़त व तकरीम की झलक दिखाई दी। किधर पहुँचे वो? इसके कान में लगा ईयरपीस एक मरतबा फिर से जागा तो इसने अपनी लोकेशन से आगाह कर दिया। थोड़ी देर में ब्रावो 1 भी इस तक पहुँच गया और इसे देखते ही इसके गले लग गया। कसम से यार, इतनी टेंशन पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं हुई जितनी तुझे यूँ गायब पाकर हो रही थी। ब्रावो 1 इससे बगलगीर होते हुए बोला और फिर चौंकते हुए इस औरत की जानिब देखा तो इसने मजबूरन इसे सारी कहानी सुना दी। चल अब निकलने की कर, इससे पहले कि कोई और मसला हो जाए। अभी ब्रावो 1 इतना ही बोला था कि दूर बेस में अलार्म बजने लगे। शट, इन्हें पता चल गया कि तू किसे उठाकर लेकर गया है। ब्रावो 1 के लहजे में बेचैनी वाज़ेह थी। खाली उठाया नहीं है, 2 को तो मैं अपनी नींद भी सुला कर आ रहा हूँ। वो दांत निकालते हुए बोला तो ब्रावो 1 इसे फिक्रमंदी से देखने लगा। वो जल्दी हम तक पहुँच जाएंगे। ब्रावो 1 के लहजे में मायूसी थी। ऐसे कैसे मेरे दोस्त? अभी तो इन्हें न्यू ईयर का गिफ्ट भी देना है मैंने, और वो भी 2 दिन पहले एडवांस में। इसने मुस्कुराते हुए जेब से रिमोट निकाला और इस पर लगे हुए पहले बटन को दबाया तो एक सब्ज़ रंग की लाइट रोशन हो गई। इसने मुस्कुराते हुए पहले औरत को देखा और फिर ब्रावो 1 की जानिब देखा। हैप्पी न्यू ईयर माय फ्रेंड, वो कहका मार कर बोला और फिर रिमोट पर लगा हुआ लाल बटन दबा दिया। अंदर इमारत के गोदाम में पड़े असले के डिपो तक सिग्नल पहुंचा और एक कोहराम समझ गया। पेदर पे धमाकों ने पूरी इमारत को हिला डाला और धमाकों की आवाज़ अलार्म पर हावी होती चली गई। इसने रिमोट को वापस जेब में डाला और ब्रावो 1 को वापसी का इशारा करते हुए पलट गया। ये इसकी वो कारगुजारी थी जिसमें इसने काफ़ी वक्त सर्फ कर दिया था और अब फल इसके सामने था। वैसे कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज़ हो तुम, अकेले ही 1 मैन आर्मी बने फिर रहे हो। ब्रावो 1 इसे तहसीन भरे अंदाज में देखते हुए बोला। इसने रवि प्रसाद को उठाने का इशारा किया तो वो लोग रवि प्रसाद को डंडा डोली करते हुए वहाँ से तेज़ी से निकलते चले गए। इन्हें जल्द से जल्द इस वार जोन से निकलना था और आज ही निकलना था। वो बिल्कुल ही मदहोश हुए जा रही थी और शहजाद की मनमानियाँ बढ़ती चली जा रही थी। इसे अब अंदाज़ा हो रहा था कि जिस जूस को इसने एक ही घूंट में खाली कर दिया था वो इस पर हमले की पहली कड़ी थी। मुझे छोड़ दो प्लीज़, इसके मुंह से बस इतना ही बरामद हुआ। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। शुरू में सबको ऐसा ही लगता है, फिर मज़ा आता है और फिर चस्का पड़ जाता है।
शहजाद इसे बाहों के घेरे में कसते हुए बोला। वो खुद को छुड़वाना चाहती थी लेकिन वो चाहकर भी कुछ न कर पा रही थी। अभी वो इसी शशोपंज में थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शहजाद ने इसे आराम से बेड पर बिठाते हुए दरवाज़ा खोला तो वो हवा में उछलता हुआ इसके पैरों के पास आ गिरा। डोलते सर के साथ इसने नज़रें उठाते हुए दरवाजे की जानिब देखा तो वहाँ सुल्तान खड़ा हुआ था। बालों की पोनी बनाए, जैकेट के जिप खोले वो किसी चट्टान की माने दिख रहा था। तुम ठीक हो ना इनाया? वो तेज़ी से इसके करीब आते हुए पूछ बैठा। क्या ज़रूरत थी अभी भी आने की? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो नशे में डूबती जा रही थी। इसके पैरों के पास शहजाद दुनिया व माफिया से बेखबर सुकून से पड़ा हुआ था। क्या हुआ है चीते? सुल्तान का दोस्त इसके पीछे ही कमरे में चला आया। इसे ड्रग दी गई है, सुल्तान मुतफिकर अंदाज में बोला। इसे दोनों की गुफ्तगू साफ सुनाई दे रही थी लेकिन वो बस हिलने जुलने से कासिर थी। वो इंजेक्शन देना मुझे, सुल्तान अपने दोस्त की जानिब देखते हुए बोला तो इसने खामोशी से जैकेट की जेब से एक सुरिंज बरामद की। बाजू इधर करो फ़ौरन, सुल्तान हुक्मिया लहजे में बोला तो इसके हाथ की जानिब देखते हुए ज़ोर लगाती रही लेकिन इसका हाथ न हिला। मजबूरन सुल्तान ने इसे अपने बाजुओं में जकड़ा और एक हाथ से इसे थामते हुए इंजेक्शन इसके बाजू में लगा दिया। हल्की सी आह की आवाज़ निकली तो सुल्तान ने इंजेक्शन एक जानिब फेंका और इसे अपने साथ लगा लिया। हौसला रखना मेरी जान, बस कुछ ही देर में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वो इसे खुद में समेटते हुए बोला लेकिन वो तो बस इसे ही देखे जा रही थी। हीरो हो तुम मेरे कमांडो, तुम्हें देखकर हमेशा मेरी अजीब सी हालत हो जाती है और मैं कितनी ही बातें भूल जाती हूँ तुम बहुत ही। अभी वो मज़ीद बोलती कि सुल्तान ने इसे खुद में मज़ीद समेट लिया जिससे इसकी आवाज़ दब कर रह गई। वो पूरी तरह से नशे के ज़रिए असर आ चुकी थी। यार सुनने तो दे, हम भी तो सुने कि तेरे जैसे अकड़ मिजाज और चवल किस्म के दोस्त को इतनी खूबसूरत लड़की क्या रिमार्क्स दे रही है। सुल्तान का दोस्त हंसते हुए बोला तो इसे गुस्सा आ गया। ओए मिस्टर अपनी हद में रहो, ये दोस्त नहीं है मेरा, अगर इसे कुछ कहा तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। वो डोलते लहजे में बोली तो सुल्तान मुस्कुराने लगा। फिलहाल तुम चुप रहो मेरी जान, ये जानबूझकर तुम्हें बुलवा रहा है ताकि बाद में मेरा रिकॉर्ड लगाए। वो अपने दोस्त को देखते हुए बोला और इसके सैंडल उतारते हुए इसके पैर रगड़ने लगा। जल्दी इसे अपने सुन हुए वजूद में थोड़ी हरकत का एहसास हुआ और इस पर छाई ठंडी हवाओं की सी कैफियत में एक आग सी जलना शुरू हो गई। मुझे गर्मी लग रही है सुल्तान, ऐसा लग रहा है जैसे एक आग सी लग गई हो। वो सुल्तान को देखते हुए खोए खोए लहजे में बोली। तुम्हें जो इंजेक्शन दिया है ये इसका असर है, अभी थोड़ी देर में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सुल्तान इसके पैर मजीद तेज़ी से रगड़ना शुरू हो गया था और फिर थोड़ी देर में ही अचानक एक धमाका सा हुआ और इस पर छाई कैफियत अक्सर ख़त्म होकर रह गई। मैं सब देख सकती हूँ और सुन भी रही हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही। वो फ़ौरन से सीधा होकर बैठते हुए बोली। मुझे अंदाज़ा हो गया था। अब कैसा फील कर रही हो तुम? सुल्तान इसे प्यार से देखते हुए बोला। ठीक हूँ, तुम वक्त पर आ गए सुल्तान, वरना तो। वो परेशानी और नदामत के मिले जुले तासरात के तहत बोली। कोई बात नहीं मेरी जान, शुक्र करो वक्त पर पहुँच गया। सुल्तान इसे देखते हुए नीचे बैठा और इसके पैरों में सैंडल्स डालने लगा। करो भाई खिदमतें, यही तो उम्र होती है खेलने कूदने की। सुल्तान का दोस्त बोला तो इसने सुल्तान की जानिब उलझन से देखा। ये मेरा दोस्त है माई बेस्टी, तैमूर शहजाद मुगल। सुल्तान ने तारुफ करवाया तो वो हल्का सा मुस्कुरा कर रह गई। अब निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हमें मजीद 2-3 बंदों को लेटाना पड़े। सुल्तान ने जैकेट उतारी और इसके शानों पर डालते हुए इसे साथ लिए बाहर निकल आया। बाहर एक तूफ़ानी बदतमीज़ी बर्पा था और किसी मर्दो जन को किसी बात का होश न था। बेअंगम म्यूज़िक पर थिरकते जिस्म ज़हनी और माशरती होश खोते जा रहे थे और कौन किसकी बाहों में है कुछ पता न चल रहा था। वो सुकून से सुल्तान के साथ बाहर निकली तो इतनी देर में सुल्तान का दोस्त तैमूर नए मॉडल की मर्सिडीज़ गाड़ी में इनके सामने पहुंच गया। सुल्तान ने आराम से इसे पिछली सीट पर बैठने में मदद दी और फिर खुद अगली सीट पर विराजमान हो गया। वो चाहती तो ये थी कि सुल्तान भी इसके साथ ही पिछली सीट पर बैठे लेकिन पहले ही वो अच्छे खासे ब्लंडर मार चुकी थी इसलिए खामोश रही। चल भाई प्यारे, इसे इसके घर उतारते हुए मुझे किसी फूड कोर्ट में ले चल। सुल्तान अपने दोस्त तैमूर की जानिब देखते हुए नॉर्मल से लहजे में बोला तो वो सर हिला कर रह गया। तैमूर भाई सॉरी, मैं इस हालत में आपको पता नहीं क्या कुछ बोल बैठी। वो मिनमिना कर रह गई। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, छोटी बहन कोई बात कह डाले तो बड़े भाई माइंड नहीं करते। तैमूर शफकत से पुर लहजे में बोला तो वो बस मुस्कुरा कर रह गई। और आपको भी सॉरी, वो सुल्तान को देखते हुए बोली तो तैमूर का एक जानदार कहका निकल गया। ना ना ना, यही तो इस सारे केस का ड्रॉप सीन है। इंसान नशे में हमेशा सच ही बोलता है और आज आपको देखकर यकीन हो गया कि ये सच है। तैमूर बैक व्यू मिरर में इसे देखते हुए बोला तो वो शर्माते हुए अपनी घनी पलकें झुका गई। अल्लाह करे जी आप दोनों हमेशा यूं ही एक दूसरे पर मरते रहें। तैमूर इसे मोहब्बत से देखते हुए बोला तो सुल्तान ने इसकी गर्दन पर हाथ डाला। यहाँ मैं भी बैठा हुआ हूँ, तेरे ये भाषण बंद होने हैं या फिर लाऊं एक और बंदे का जिक्र बीच में? सुल्तान इसे कड़े तेवरों से घूरते हुए बोला तो तैमूर की सिट्टी गुम हो गई
और वो गड़बड़ा सा गया। ओ भाई ये देख, सीली मैंने अपनी ज़ुबान, अब कोई लफ्ज़ नहीं निकलने वाला, तू बस अपने मुंह से कोई सड़ी हुई बात न निकालना। तैमूर लाचारी से बोला तो इसका कहका निकल गया। सुल्तान भी मौका मुनासिब समझते हुए खामोश होकर रह गया। थोड़ी देर में गाड़ी फूड कोर्ट में पहुंच चुकी थी। ये क्या, इसे इसके घर उतारना था। पहले सुल्तान तैमूर को देखते हुए बोला, अब क्या हर्ज है कि ये भी हमारे साथ ही खा ले, वैसे भी अभी न्यू ईयर नाइट बाकी है और हम सभी खाली पेट हैं। तैमूर इसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला तो वो फ़ौरन ही सर हिला कर रह गई। कसम से बहुत भूख लग रही है, अब जब मैं सिक्योर फील कर रही हूँ तो भूख भी जाग गई है। इसकी आंखों में जुगनू से चमक रहे थे। ठीक है भाई, तुम दोनों बहन भाई जानो, सुल्तान ने हार मानते हुए कहा और गाड़ी से उतरते हुए इसे बाहर निकलने में मदद दी। वो खामोशी से बाहर निकल आई। तुम्हारा ये एहसान रहेगा मुझ पर, अगर आज तुम ना होते तो। वो नज़रें झुकाते हुए बोली, ना तुमने कुछ कहा और ना मैंने कुछ सुना, चलो आओ कुछ पेट पूजा करते हैं। वो मुड़ते हुए चलने लगा तो इसने कदमों में तेज़ी पैदा करते हुए इसे बाजू से पकड़ लिया और फिर वो तीनों ही ओपन एयर रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। वापसी का सफ़र बड़ी जल्दी से तय किया गया और जल्दी वो लोग बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। वहां से बाकी टीम ने इन्हें टेक ओवर किया और फिर अरिंदर पहुंचने में इन्हें कुछ ही वक्त लगा था। ये तो ऊपर वालों की मेहरबानी थी जो वहाँ हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद था, क्योंकि ऊपर भी खबरें पहुँच चुकी थी कि अल्फा वन अकेला ही दुश्मन के पीछे बॉर्डर क्रॉस कर गया है। रवि प्रसाद को फ़ौरन ही हेलीकॉप्टर के जरिए डिग्निटी की इमारत में ट्रांसफ़र किया गया, जबकि वो लोग अपनी गाड़ियों पर फ़ौरन ही वहाँ से निकल पड़े और ठीक अगले दिन दारुल हुकूमत में मौजूद थे। अगरचे तुमने हुक्म अदूली की और सरहद पार कर गए, लेकिन आखिर में तुमने अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ामात छूट समेत वापस कर दिए। वेल्डन माई बेस्ट कमांडो। वो सीधे डिग्निटी की इमारत में पहुँचे थे, जहाँ सेक्शन कमांडर ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था और इस इशानों से थामे वो इसकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर रहे थे। सर, सबका ही रोल है इसमें। अगर टीम ब्रावो वक्त पर वहाँ न पहुँचती तो मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। एक टीम वर्क था और इसका क्रेडिट हम सबको ही जाता है। वो ब्रावो वन की जानिब देखते हुए बोला तो वो होले से मुस्कुरा दिया। जो भी है, अभी रात भी हो गई है, तुम लोग एक लंबी छुट्टी मारो और रेस्ट वगैरह करो। वैसे भी कल न्यू ईयर नाइट है, तो अच्छा ही हुआ जो तुम लोग इससे पहले ही फारिग हो गए। अगले साल मिलते हैं फिर। सेक्शन कमांडर ने इन लोगों की हालत देखते हुए अपनी तकरीर मुख्तसर की और इन्हें जाने का इंदिया दे डाला। वो थके कदमों से इमारत से बाहर निकले और फिर घर आकर वो जो सोया तो फिर अगले दिन ही पड़ा सोता रहा था। दोपहर के करीब इसकी आँख खुली तो वो फ़ौरन से तैयार होते हुए दोबारा से ऑफिस चला गया, जो कि तकरीबन बंद ही था, लेकिन चूँकि इसका एक मुकाम था तो इसे किसी ने नहीं रोका और वो तमाम सिक्योरिटी मराहल से गुजरते हुए वहीं चला आया जहाँ रवि प्रसाद को रखा गया था। जी तो जनाब, कहिए कैसे मिजाज हैं अब आपके? और सामने दीवार से टेक लगाकर बैठे रवि प्रसाद को देखते हुए बोला, लेकिन जवाब में वो खामोश होकर रह गया। ये अच्छे खासे सेल बने हुए थे जहाँ मुजरिमों को आरामदेह बिस्तर और बेहतरीन खाना भी मुहैया किया जाता था। एक तरह से यहाँ सब कुछ ही मुयस्सर था सिवाय आज़ादी के। देखो मौत के मुंह से मैंने तुम्हें एक मरतबा फिर से बचा लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला तो रवि प्रसाद इसे घूर कर रह गया। ऐसे मत देखो यार, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई थी। धोखे से किसी को पकड़ लेना और फिर बेबस करते हुए यहाँ ले आना तो मर्दानगी नहीं होती बाबू। अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ 1 to 1 आते, फिर मैं भी देख लेता कि तुम्हारे अंदर कितना शीशा भरा हुआ है। रवि प्रसाद इसे ताव दिलाते हुए बोला तो वह हंस कर रह गया। कुछ तो शर्म करो यार, मैंने 2 मरतबा तुम्हारी जान बचाई है। एक मरतबा यहाँ पाकिस्तान में जब दहशतगर्दों ने तुम्हारी गाड़ी पर धावा बोला था, और दूसरी मरतबा तब जब मेजर अर्जुन तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था। तो एक पुरस्कार से मुस्कुराहट चेहरे पर तारी करते हुए बोला तो रवि प्रसाद के चेहरे पर हैरत के आसार नमदार हुए। तुम मेजर अर्जुन को कैसे जानते हो? रवि प्रसाद बस इतना ही बोल पाया। अपनी टीम का हेड हूँ यार, ऐसी बातें करके कम से कम मेरी वैल्यू तो ना डाउन करो। वह हंसते हुए बोला तो रवि प्रसाद सर झुका गया। वो तुम्हारा पूरा बंदोबस्त करने के चक्रों में था कि अचानक तुम्हारी मौत और मेजर अर्जुन के बीच वो औरत आ गई जिसने इसका दिमाग ख़राब कर दिया। लेकिन मैंने भी इसे तब गोली मारी जब वो मस्ती में डूबा हुआ था। वो हंसते हुए बोला तो रवि प्रसाद ने चौंकते हुए इसे देखा। तुमने इसे भी मार डाला? वो अजीब से लहजे में बोला। ज़रूरी था यार, और फिर मैंने तुम लोगों की बेस भी धमाकों से उड़ा डाली। इसने जेब से कैप्टन ब्लैक का सिगार निकाला और इसे उल्टा करके डब्बी पर मारा तो रवि प्रसाद की आंखों से अपने लिए नफरत वो महसूस कर सकता था। जी भरकर खुश हो लो बाबू, जब हमारा वक्त आएगा तो मैं तो यहाँ से निकलूँगा ही, लेकिन जो कर्ज तुमने मुझ पर चढ़ाया है वो सूद समेत लौटा कर जाऊँगा। रवि प्रसाद नफरत से लहजे में बोला तो वो बस मुस्कुरा कर रह गया। उतार लेना जानी, अगर तुम्हें पता चल गया कि हम लोग कौन हैं। तुम्हें भी तो यही परेशानी है ना कि आखिर हम लोग कौन हैं, तो बस इसी सोच में डूबे हुए तुम्हारी जान निकल जानी है, कोई तुम्हें बचाने आएगा। ये बात अपने जहन से निकाल दो।
वो सिगार सुलगाकर इसका धुआं फिजा में छोड़ते हुए बोला तो रवि प्रसाद उठ खड़ा हुआ और इसके बिल्कुल पास सलाखों तक चला आया। मुझे भी सिगरेट पीना है, वो इसके जानिब देखते हुए बोला तो इसने डब्बी से इसे दूसरा सिगरेट निकाल कर देते हुए अपनी लाइटर से सुलगा दिया। अच्छा टेस्ट है तुम्हारा, मुझे पसंद आया, रवि प्रसाद गहरा कश लेते हुए बोला तो वो बस मुस्कुरा कर रह गया। अगर बल्लाज ठाकर मेरी मुखबरी न करता तो मैंने कभी तुम्हारे हाथ ना आना था, रवि प्रसाद एक और कश लगाते हुए बोला। इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, वो सिगार की डिब्बी जेब में डालते हुए मुस्कुरा कर बोला और वापसी के लिए पलट गया। फिर दरवाजे तक पहुंचकर रुका और अपना कार्ड एक जगह लगे यूनिट के सामने किया तो दरवाज़ा बगैर आवाज़ के खुलता चला गया, बल्कि मैंने इससे सब कुछ उगलवा लिया। वो मुड़े बगैर बोला और दरवाजे से बाहर निकल गया। इसे मालूम था कि अपने पीछे बंद हो जाने वाले दरवाजे की दूसरी तरफ रवि प्रसाद सिवाय गुड़ने की और कुछ भी ना कर पाएगा। डिग्निटी की इमारत से बाहर निकलते हुए वो सारी सोचें वहीं अंदर छोड़ आया था और इसे याद था तो बस इतना ही कि इसे न्यू ईयर नाइट भरपूर तरीके से मनानी है और वो ये मौका मिस करना नहीं चाहता था। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद खुलकर अय्याशी तो बनती थी। अपना मोबाइल निकालते ही इसने इसे चेक किया और फिर कॉल मिलाते हुए इस पर मावे गुफ्तगू हो गया। शाम का क्या प्लान है जनाब? वो शायद अपने किसी करीबी दोस्त से बात कर रहा था। ओके मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन टाइम की पाबंदी बहरहाल लाजिम है, वो मुस्कुराते हुए बोला और अपनी गाड़ी में बैठते हुए इसे स्टार्ट करता मेन सड़क पर निकल आया। जैसे इसे खुली सड़क मिली तो इसने अपने पैर का दबाव बढ़ाया। इसकी ऑडी S8 गाड़ी किसी चीते की मानद उड़ाते हुए सड़क पर अपने निशान छोड़ गई और हवा से बातें करने लगी।